हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक हमारे देश में शिक्षा की क्या हालत रही उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने आज मुख्य सुधार और व्यवस्थाओं के बारे में बताया है। मेन रूप से आपको उसकी हेडिंग और सन याद रखने हैं, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ब्रिटिश कालीन शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? 15वीं से 18वीं सदी के दौरान, जब पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, यूरोपवासी जो हैं भारत आने लगे। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि ये व्यापार करें और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करें। लेकिन यहाँ हमारे देश में अन्य भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं होती थी और वहाँ अंग्रेजी होती थी। हमारे देश में लोग हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अन्य स्थानीय भाषाओं के बारे में जानते थे, लेकिन वो लोग केवल इंग्लिश जानते थे। तो उन्होंने अपने जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वो लोग व्यापार और धर्म का प्रचार कैसे करें? तो उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाएं और फिर अपना काम निकालें। बहुत मतलबी थे अंग्रेज़ लोग, ठीक है। इस काल के दौरान व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा का विधिवत शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारियों ने महारानी एलिजाबेथ के आज्ञा पत्र से तंजौर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास तथा बम्बई में दानाश्रित विद्यालय खोले, जहां निर्धन वर्गों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने अपना दिमाग लगाया और गरीब, निर्धन और जो पिछड़े वर्ग होते थे, जिन्हें शिक्षा ठीक से नहीं मिल पाती थी, उन्हें फ्री में पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट पादरियों को भारत बुलाया, जिससे कंपनी के कर्मचारियों में अपने धर्म के प्रति लगाव बना रहे तथा भारतीयों में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार हो सके, यानी ईसाई धर्म का, ठीक है। इस कार्य के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने मिशनरियों को शिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फिर कंपनी ने अपना शासन शुरू किया, तो उन्होंने धीरे धीरे ये काम भी चालू कर दिया साथ में कि स्कूल खोलो, बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, फिर अपने काम निकलवाओ। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा नीति का श्री गणेश था। अपनी व्यापारिक तथा राजकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अनेक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें बच्चों के पढ़ने लिखने, गणित तथा ईसाई धर्म की निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। सन 1781 में सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता मदरसा, इसे विशेष याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें यह पूछा जाता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की और कब की? तो 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। सन 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। सन 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये तीनों ही कॉलेज बहुत ही पूछी जाती हैं कि इनकी स्थापना किसने की और कहाँ की, ठीक है। तो सन भी याद रखने हैं और संस्थापक भी याद रखने हैं। और इस तरह सन 1821 में पूना के एल्फिंस्टन में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। एल्फिंस्टन ने पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कंपनी के इन क्रियाकलापों से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया।
ठीक है, ये तो कंपनी ने किया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के लिए निःशुल्क शिक्षा देना और मदरसा कॉलेज खोलना शुरू किया। फिर क्या होता है कि सन 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी धारा 43 में प्रावधान किया गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए भारत के विद्वान निवासियों के उत्साहवर्धन एवं साहित्य के पुनरुत्थान व विकास के लिए तथा ब्रिटिश भारत की सीमाओं के अंदर निवास करने वालों में विज्ञान संबंधी ज्ञान के प्रारंभ व प्रवर्धन हेतु पृथक से व्यय किए जाएंगे। पहले तो ये कंपनी अपनी तरफ से करवा रही थी, जो करवा देती ठीक है, लेकिन फिर एक धनराशि निश्चित कर दी कि 1 लाख रुपए इसके लिए खर्च किए ही जाएंगे। यह धारा चार्ल्स ग्रांट तथा विल्बरफोर्स के द्वारा अनेक वर्षों तक निरंतर चलाए गए आंदोलन की विजयश्री का परिणाम थी। तो जो चार्ल्स ग्रांट हैं, इनको आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही उसके शिक्षा के लिए अलग से पैसे रखवाने के लिए आंदोलन किया और फिर इसमें जीत हासिल की। तब फिर 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसने भारतीयों की शिक्षा के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तरदायित्व को निर्धारित कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा मिली। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे कितने भी पैसे ज़्यादा खर्च कर दे या कम कर दे, लेकिन फिर वो बंध गया कि हाँ, उसे 1 लाख उस पर खर्च करने ही करने हैं। ठीक है, अब ये चार्टर एक्ट पास हुआ तो इसमें 2 पक्ष बन गए, प्राच्य और पाश्चात्य। तो 2 पक्ष बन गए और उनका कहना ये था कि प्राच्य वालों का कहना था कि 1 लाख रुपए हमारे ऊपर खर्च करो और पाश्चात्य वालों का कहना था कि हमारे ऊपर खर्च करो। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 13वीं धारा ने भारतवासियों में शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर रखा और उसे उनकी शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। लेकिन इस धारा ने यह निश्चित नहीं किया कि धनराशि प्राच्य शिक्षा पर खर्च की जाए या पाश्चात्य शिक्षा पर। ठीक है, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, साधनों का इससे नहीं हुआ स्पष्टीकरण। तो इन दोनों में झगड़ा चालू हो गया इसी धारा को लेकर, दोनों अपनी तरफ पैसों को खींचने लगे। फिर इसका फैसला करवाने के लिए अंग्रेजी साहित्य के महाविद्वान मैकाले को दिया गया। तो फिर उन्होंने इसके फैसले के लिए पढ़ाई की, ढंग से अध्ययन किया, फिर उसके बाद में अपना विवरण पत्र जारी किया, मैकाले माइन्यूट। तो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाले तीसरी भाषा के रूप में ज़्यादातर इन्हीं का हाथ रहा है। ठीक है, आज्ञा पत्र में 1813 की धारा 43 के अध्ययन उपरांत लॉर्ड मैकाले ने अपनी सलाह को 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड बेंटिंक के पास भेजा। ठीक है, इस सलाह को ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। तो इन्होंने क्या सलाह दी फिर उस विवाद को सुलझाने के लिए कि इस विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र विवरण की धारा इस प्रकार की गई: 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा संवर्धन हेतु किस प्रकार खर्च की जानी चाहिए, इस विषय में गवर्नर जनरल पूर्ण स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से करें, किसी के मांगने के हिसाब से ना करें। साहित्य शब्द का तात्पर्य अरबी, फारसी तथा संस्कृत के साहित्य से ही नहीं है, बल्कि अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन्होंने यहाँ अंग्रेजी साहित्य रख दिया। ठीक है, भारतीयों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा नहीं हो सकती, भारतीय भी अंग्रेजी भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, भारतीय विद्वान से तात्पर्य मुस्लिम मौलवी तथा संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा व साहित्य के विद्वान से भी है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारतीय भाषा तथा साहित्य को नकारते हुए भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने तथा यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। ठीक है, उच्च वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की वकालत की, क्योंकि ये मानते थे कि उच्च वर्ग को शिक्षा दो, निचले वर्ग को तो शिक्षा अपने आप मिल जाएगी, और इंग्लिश मीडियम की शुरुआत इन्होंने ही की है। ठीक है, फिर ये इनका विवरण पत्र हो गया, लेकिन
का फैसला फिर भी नहीं हुआ। जो प्राच्य और पाश्चात्य वालों में झगड़ा ख़त्म पूरी तरह से नहीं हुआ। तो फिर मार्च में 1835 का आदेश पत्र जारी हुआ। रिजोल्यूशन ऑफ मार्च 1835। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकारते हुए इस विवरण पत्र में प्रस्तावित शिक्षा नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया था उसको यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। इसे भारत में शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु तथा शिक्षण का माध्यम निर्धारित किया गया। बेंटिक की शिक्षा नीति मैकाले के विवरण पत्र के प्रतिरूप थी। मैकाले ने जो कहा वो सारी चीज़ें इसमें मान ली गई। ठीक है। फिर उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड की नीति, पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। मार्च 1835 के आदेश पत्र के बावजूद भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत नहीं हुआ, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने 14 नवंबर 1839 को एक विवरण पत्र प्रकाशित किया जिसमें प्राच्य शिक्षा के लिए 31,000 रुपये वार्षिक की धनराशि स्वीकृत की। ऑकलैंड की इस घोषणा से प्राच्य शिक्षावादी सहमत हो गए और लॉर्ड ऑकलैंड निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन किया। लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति के फलस्वरूप उच्च शिक्षा को तीव्र प्रसार हुआ। उसमें क्या है कि इसने फिर उनका फिक्स कर दिया कि इतने इसको दिए जाएंगे, इतने इसको दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ तो इनके आपसी विवाद ही चलते रहे, ये शिक्षा नीति आती रही। अब शिक्षा नीति तो बन के हो गई तैयार। फिर उसके बाद में शिक्षा में सुधार। ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सन 1854 में कंपनी ने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसे कंपनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण तथा भविष्य में शैक्षिक पुनर्निर्माण हेतु तक सुनिश्चित बहुआयामी एवं दीर्घकालीन नीति को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया था। वहाँ तक तो इनके अपने ही विवाद चल रहे थे, क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, कौन से माध्यम में पढ़ाएं, कौन से साहित्य को पढ़ाएं। फिर वो वहाँ लॉर्ड ऑकलैंड तक क्लियर हो गया। फिर वुड ने का घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें ये देखा गया कि मतलब पढ़ाई का पुनरीक्षण किया गया और आगे के लिए सही वो बनाए गए, सूचीबद्ध किए गए कि क्या किया जाए। इसीलिए इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पर मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैनली का आज्ञा पत्र, स्टैनली डिस्पैच। प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली ने 1859 में भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीति की घोषणा की। उनके इस घोषणा पत्र को स्टैनली का आज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता है। ये तो यहाँ तक इन्होंने फिर उसका शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी वुड डिस्पैच में देख लिया कि क्या किया जाए, आगे की शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। ठीक है। फिर शिक्षा शुरू भी हो गई। फिर आता भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन द्वारा। इस आयोग के अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हंटर, जो आयोग के अध्यक्ष थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर हंटर, विलियम हंटर जो थे, उनके नाम पर इस आयोग का नाम हंटर आयोग रख दिया। ऐसा नहीं है कि हंटर है तो हंटर मारने वाला हो गया, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है। तो इस आयोग का प्रमुख कार्य था भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा इसके विस्तार उन्नति के उपायों पर निरीक्षण करना। यहाँ से शुरू होता है कि
ये ध्यान देना कि स्थिति क्या चल रही है, प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति चल रही है, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसकी उन्नति कैसे की जा सकती है, इसका विस्तार कैसे किया जा सकता है। तो ये जो भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर कमीशन जो था, ये बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में एकदम रिवॉल्यूशनरी और अच्छा रहा। ठीक है, इसके बाद में बना भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन 1902। 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसमें 2 भारतीय सदस्य थे। इसका काम था कि विश्वविद्यालय की आयोग द्वारा निरीक्षित विषय ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालय की दशाओं तथा भावी संभावनाओं की जांच करना, उनके विधान तथा कार्यप्रणाली में सुधार के प्रस्तावों पर विचार करना तथा अधिगम की उन्नति के विकास के लिए विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के उपायों को संस्कृत करना। तो हंटर आयोग था प्राथमिक शिक्षा के लिए, और विश्वविद्यालय आयोग था विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार, उन्नति, विस्तार करने के लिए। ठीक है, ये 1902 में बना और इसके संस्थापक थे सर थॉमस रैले। ठीक है, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 इसके बाद में आता है। ठीक है, 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सरकार ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांतों को अस्वीकारते हुए निरक्षरता दूर करने की नीति को स्वीकार किया। पहले क्या था, पहले अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि बिना पैसों के फ्री में और गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को पढ़ाओ और अनिवार्य रूप से शिक्षा, मतलब हर किसी को शिक्षा दो। लेकिन फिर इसके बाद में निरक्षरता को दूर करने की नीति, यानी कि हर किसी को पढ़ाओ पकड़ के। प्रस्ताव में कहा गया कि निरक्षरता दूर करनी चाहिए तथा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जनकोष खर्च करना चाहिए। जैसे प्राथमिक शिक्षा अगर किसी ने ले ली, उच्च शिक्षा ना मिली, लेकिन प्राथमिक शिक्षा अगर उसने ली तो वो साक्षर हो गया, यानी लिख पढ़ सकता है वो। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। भारत सरकार ने सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर माइक सैडलर थे। वे लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। तो नई शिक्षा नीति बनाई, जिसमें कुछ भारतीयों को भी लिया गया और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांतों को हटाकर निरक्षरता दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, फिर आती है एबट वुड रिपोर्ट। एबट वुड रिपोर्ट में सन 1921 में भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया, जिसकी सलाह पर सरकार ने श्री एबट तथा वुड की शिक्षा के सुधार में सहयोग लिया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सन 1937 में प्रस्तुत की। यहाँ पे काफ़ी सुधार हो चुका था ब्रिटिश काल में शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में। तो लोगों से, विद्वानों से सलाह ले लेकर उन्हें माना भी जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद में आता वर्धा शिक्षा सम्मेलन। अक्टूबर 1937 में वर्धा में भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं तथा समाज सुधारकों द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। महात्मा गांधी के सभापतित्व में हुआ। ठीक है, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रस्ताव किया गया। अब यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा को लगभग सभी बच्चों को 7 वर्ष तक की शिक्षा को मातृभाषा में देने का प्रस्ताव किया गया, जो कि अभी भी है। ठीक है, तो काफ़ी सुधार होते रहे।
फिर होती है जाकिर हुसैन समिति। वर्धा प्रस्तावों को पारित करने के बाद सम्मेलन में दिल्ली के जामिया मिलिया के प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जाकिर हुसैन समिति। इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया। इसने पाठ्यक्रम में कताई, बुनाई तथा हस्तशिल्प आदि को पाठ्यक्रम में समाहित करने की सिफारिश की। जाकिर हुसैन समिति ने क्या किया कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे कताई, बुनाई, हस्तशिल्प, इस सभी को पढ़ाई में शामिल करो ताकि पढ़ाई रोजगार परक हो सके। ठीक है। फिर सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये इस तरह से ब्रिटिश काल में काफ़ी सुधार आयोग बनते रहे ब्रिटिश सरकार के अनुसार। सबसे एंड में जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तब उससे पहले सार्जेंट रिपोर्ट बनाई गई। सन 1944 में जब इंग्लैंड में बटलर के शिक्षा संबंधी श्वेत पत्र को अधिनियम के रूप में पारित किया जा रहा था, तभी भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने युद्धोपरांत शैक्षिक विकास के संबंध में एक विस्तृत आख्या तैयार की, जिसे भारत सरकार ने तत्कालीन शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट के नाम पर सार्जेंट योजना के नाम से रख दिया। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई। यहाँ पूरे राष्ट्र में कैसी शिक्षा प्रणाली रहेगी, क्या रहेगा, तो सर जॉन सार्जेंट के नाम पर ये सार्जेंट रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है। अब यही इसके मुख्य योजनाएं थीं जो हमें पेपर के हिसाब से याद करनी थी। ठीक है। हमें योजना का नाम और उसके सन बहुत ज़रूरी याद रखने हैं। जैसे यहाँ से मैकाले का विवरण या स्मरण पत्र 1835 में, वुड का घोषणा पत्र 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, रेले आयोग 1902 में, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, गोखले विधेयक 1911 में, सैडलर आयोग 1917 में और हरटोंग समिति 1929 में, वर्धा योजना 1937 में, सार्जेंट योजना 1944 में, फिर आता है हमारा 1947। यहाँ हो गया हमारा देश आज़ाद। अगली वीडियो में हम आज़ादी से लेकर अब तक की शिक्षा नीतियों के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।